a teacher, motivator, entertainer, and a good human being. वेलकम बैक टू मसीहा मैथ। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि अगर रेशियो दिया रहे तो उससे हम होमोजीनियस रेशियो का मान कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ाएंगे कि अगर रेशियो दिया रहे तो उसे उसका एक्चुअल मान कैसे निकलेगा। जैसे A/B का रेशियो मालूम है 3:2, तो पूछ देगा A और B का एक्चुअल मान कितना होगा। तो एक्चुअल मान निकालने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट हमको निकल जाए तो हम एक्चुअल मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरा कोफिशिएंट का मान दिया होगा 10, तो A का एक्चुअल मान हो जाएगा 30 और B का एक्चुअल मान हो जाएगा 20। अगर कोफिशिएंट मेरा दे देगा 15, तो A का एक्चुअल मान हो जाएगा 15 या 45 और B का एक्चुअल मान हो जाएगा 15 दूना 30। यानी कि अगर कोफिशिएंट निकल जाए तो हम A और B का एक्चुअल मान निकाल सकते हैं। तो समस्या मेरे पास ये है कि कोफिशिएंट कैसे निकलेगा। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए सवाल में कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा। अब समस्या ये है कि क्या सभी कंडीशन में कोफिशिएंट का मान समान होता है या अलग अलग कंडीशन में कोफिशिएंट अलग अलग होता है। यानी कोफिशिएंट और कंडीशन के बीच रिलेशन क्या है। चलिए हम कंडीशन और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन चार्ट देख लेते हैं। तो कंडीशन में अगर सम यानी कि योग, डिफरेंस यानी अंतर, एवरेज यानी औसत, एलसीएम यानी लौसा, एचसीएफ यानी मौसा दिया रहेगा, वैसा स्थिति में इसका कोफिशिएंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यह एक आसान सा सिचुएशन होता है, इसलिए इस सिचुएशन को हम मात्र 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा समझाए हैं आगे। लेकिन गुणनफल यानी प्रोडक्ट वाला कंडीशन में कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट बढ़ता जाता है। इस बात को हम समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और इस बात को क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाले सेंस में आपको स्क्वायर और क्यूब वाला कंडीशन भी शामिल हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल द्वारा इस चार्ट को क्लियर करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 1:3 है, इनका योग 240 है, तो अंतर क्या होगा। यानी कि सवाल में हमको दिया हुआ है पहला संख्या इस तो दूसरा संख्या 1:3, इसका योग दिया हुआ। तो सबसे पहले हम रेशियो से योग निकालेंगे, तो 1:3 का योग कितना होगा 4, और सवाल में योग दिया हुआ है 240। तो 4 का वैल्यू 240 हो गया, तो 1 का मान कितना हो गया 7। तो ये जो 1 का मान 7 होगा यही मेरा कोफिशिएंट होगा। और इस कोफिशिएंट से हम पहला संख्या निकाल सकते हैं, दूसरा संख्या निकाल सकते हैं, उसका अंतर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि योग और अंतर जो भी होता है ये सारे के सारे चीज़ क्या होता है, नो चेंज कोफिशिएंट में होता है। इसलिए इसमें जो कोफिशिएंट निकल जाता है उससे हम आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो हमको इसमें निकालना है अंतर, तो इससे इसका हम अंतर निकालेंगे। तो 1 और 3 का अंतर कितना होगा 2। जब 1 का वैल्यू 7 निकल चुका है तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 120। इस तरह से मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:10 है। यदि प्रतिवर्ष वो 9000 बचत करता है तो उसका मासिक आय कितना है। यानी कि हमको आय और व्यय का अनुपात मालूम है, आय इस तो व्यय मालूम है 11:10। तो अगर अनुपात 11:10 होगा तो इसका बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 1 रुपया। क्योंकि 11 अगर कमाएगा 10 खर्चा करेगा तो बचत कितना करेगा 1 करेगा। और सवाल में बचत दिया हुआ 9000 रुपया। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो 9000 रुपया है यह वार्षिक बचत है और हमको आय जो निकालना है वो निकालना है मासिक। तो सबसे पहले हम ये बचत को भी क्या कर लेते हैं, मंथली बचत में चेंज कर लेते हैं। तो 9000 रुपया अगर मेरा वार्षिक बचत है तो 1 माह का बचत निकालने के लिए हम इसको 12 से भाग कर देंगे। 12 से कट जाएगा 750 बार। तो मेरा 1 का वैल्यू मालूम चल गया 750। हमको निकालना क्या है, तो उसका मासिक आय निकालना है। तो मासिक आय निकालना है यानी 11 का वैल्यू निकालना है। तो 11 का वैल्यू हो जाएगा 11 गुना 750। तो 11 गुना 750 कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 8250, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला सवाल है कि एक व्यक्ति के मासिक व्यय और बचत का अनुपात 106 है। यदि उसका मासिक आय 8710 है तो मासिक बचत कितना होगा। यानी कि हमको व्यय इस्तु बचत मालूम है। व्यय इस्तु बचत कितना दिया हुआ है, 61:6। यानी कि 61 रुपया खर्चा करने के बाद भी वह आदमी 6 रुपया का बचत कर लेता है। इसका यहाँ मतलब होगा कि उसका आय होगा 67 का। हमको किताब में आय दिया हुआ है 8710 रुपया, तो इससे मेरा एक का मान निकल जाएगा 130, और एक का जब मान निकल गया तो हमको बचत निकालना, यानी बचत यानी 6 का मान। एक का मान 130 है तो 6 का मान हो जाएगा 13×6 = 71, यानी 780 रुपया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि एक धनराशि ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3, 4, 9, 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है तो ए और डी की कुल राशि ज्ञात करना। यानी कि हमको ए इस्तु बी इस्तु सी इस्तु डी मालूम है, 3:4:9:10। अगला कंडीशन कर रहा सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। यानी कि सी माइनस बी का मान हमको दिया हुआ है 2580, यही नहीं दिया हुआ। सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है, यानी सी माइनस बी कितना है 2580। सी माइनस बी यहाँ से कीजिए तो 9 - 4 कितना होगा 5। 5 का वैल्यू दिया हुआ है 2580, तो इससे एक का मान निकल जाएगा आपको कितना 516। जब एक का वैल्यू 516 निकल गया तो सारा मान निकल जाएगा। तो हमको पूछ रहा है किसका मान, ए और डी की कुल राशि। तो ए और डी की कुल राशि आपको कितना हो जाएगा 3 + 10 कितना आ गया 13। जब एक का वैल्यू 516 है तो 13 का वैल्यू होगा 13 × 516। 13 × 516 करेंगे तो आ जाएगा 6708, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या 3:4 में है, इनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। यानी पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या हमको मालूम है 3:4, तो 3:4 से इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। किताब में एलसीएम दिया हुआ 84, यानी कि एक का वैल्यू हो जाएगा 7। जब एक का वैल्यू 7 निकल जाएगा तो हम छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई निकाल सकते हैं। हम जो चार्ट बनाए थे उस चार्ट में आपको बतलाए होंगे कि एलसीएम भी नो चेंज में आता है, इसलिए आगे हमको कोई भी मान निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो एक का मान अगर 7 हो गया तो हमको चाह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 4 है, तो 4 का मान हो जाएगा 28, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है दो संख्या 5:6 में है, यदि इनका HCF 4 है तो LCM कितना होगा। यानी कि पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या मालूम है 5:6, इसका HCF मालूम है 4। 5 और 6 का HCF कितना होता है 1। एक का वैल्यू हमको दिया हुआ है 4, तो एक का वैल्यू जब 4 दिया हुआ है यानी हमको कोफिशिएंट मालूम चल गया। अब इस कोफिशिएंट से हमको निकालना है 5 और 6 का LCM का मान, और HCF और LCM दोनों जो है चार्ट के मुताबिक नो चेंज में आता है, इसीलिए इसी कोफिशिएंट से हम इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो 5 और 6 का LCM 30 होता है, तो एक का मान जब 4 है तो 30 का मान हो जाएगा 30 × 4 = 120, यानी कि सी ऑप्शन होगा सही। अगला सवाल है 3 संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है और HCF 12 है तो संख्या कितना होगा। यानी कि पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या इस्तु तीसरा संख्या मालूम है 1:2:3, इसका HCF कितना होगा से देखिए। 1, 2, 3 का HCF 1 होता है और इसका HCF क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, तो एक का मान 12 निकल गया, यानी कोफिशिएंट का मान मालूम हो गया। तो हमको ये संख्या निकालना है, तो पहला संख्या हो जाएगा 12 × 12, दूसरा संख्या हो जाएगा 12 × 2 = 24, और तीसरा संख्या आएगा 12 × 3 = 36, यानी कि 12, 24, 36, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 4x + 5y = 83,
तो 3x बता 2y बराबर 21/22, तो y माइनस एक्स का मान, यानी कि हमको दिया हुआ है 3x बाई 2y इक्वल टू 21/22, तो 3 7 21, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, यानी कि हमको x/y निकल गया 7/11। लेकिन x/y निकलने के बाद हमको कोफिशिएंट निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कोफिशिएंट नहीं निकलेगा तब तक हम y माइनस एक्स का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए सवाल में कहीं ना कहीं कंडीशन दिया होगा, और सवाल में हमको कंडीशन दिया हुआ है 4x + 5y = 83। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं 4x + 5y = 83, सवाल में कंडीशन दिया हुआ है। तो 4x यानी कि हो जाएगा आपको 28 + 5y मतलब 55, इसका मान 83 दिया हुआ है, यानी कि 83 का वैल्यू 83 दिया हुआ है। इससे कोफिशिएंट का मान मेरा निकल गया 1 का वैल्यू 1 निकला, यानी कोफिशिएंट का मान 1 आ गया। जब कोफिशिएंट का मान 1 हो गया तो मेरा सब मान निकल जाएगा। हमको मान चाहिए y माइनस एक्स का, तो y माइनस एक्स का वैल्यू करेंगे तो 11 - 7 कितना होगा 4। 1 का वैल्यू जब 1 था तो 4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 4, यानी कि मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है a/b/c = 2/3/4 तथा 2a - 3b + 4c = 33, तो c का मान कितना होगा। यानी कि हमको a/b/c मालूम है, 2/3/4, और कोफिशिएंट निकालने के लिए कंडीशन भी दिया हुआ है 2a - 3b + 4c = 33। तो इस कंडीशन से मेरा कोफिशिएंट निकल जाएगा। 2a यानी हो जाएगा आपको 4 - 3b यानी कि 9 + 4c यानी कि 16, तो आपको हो जाएगा 16 और 4 20, 20 में से 9 गया कितना हो जाएगा 11, तो इसका मान हमको दिया हुआ है 33। तो जब 11 का मान दिया हुआ है 33, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कोफिशिएंट मालूम हो गया 3। जब कोफिशिएंट 3 मालूम हो गया तो हमको c का मान चाहिए, तो c का मान कितना हो जाएगा 4 × 12, यानी c ऑप्शन होगा सही। तो अगला क्वेश्चन है x/y/z का मान है 2/3/5 तथा x + y + z = 80 है, और दिया हुआ है z = x - 7, तो a का मान कितना हो। सबसे पहले तो हमको तीनों का रेशियो मालूम है, x/y/z 2/3/5। इस रेशियो से हमको निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है x + y + z = 80। तो इस कंडीशन से हम निकाल लेंगे कोफिशिएंट। x + y + z करेंगे तो 5 3 8 2 10, तो 10 का वैल्यू जब 80 दिया हुआ था तो 1 का मान कितना हो गया 8। जब मेरा कोफिशिएंट निकल गया तो हम सारा मान निकाल लेंगे। तो इससे मेरा x का मान मालूम चल जाएगा 8 दूना 16, y का मान मालूम चल जाएगा 8 3 24, और z का मान मालूम चल जाएगा 8 5 40। अगला कंडीशन दिया हुआ है z = x - 7, इस कंडीशन से मेरा a का मान निकल जाएगा, यानी मेरा कंडीशन दिया हुआ z = ax - 8। तो z का मान कितना दिया हुआ है, z का मान है 40 बराबर a का मान नहीं मालूम है, x का मान मेरा मालूम है 16 और -8, ये -8 इधर आ जाएगा तो 48 का मान होगा 1 × 16, तो इससे a का मान कितना निकल जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा सी ऑप्शन सही। तो अगला क्वेश्चन है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि पानी से दूध 3 लीटर अधिक है तो दूध की मात्रा कितना होगा, यानी मिल्क इज़ वाटर मालूम है 3:2, और कह रहा है पानी से दूध 3 लीटर अधिक है। इस कंडीशन से मेरा कोफिशिएंट निकल जाएगा। यहाँ देखिए पानी से दूध कै लीटर अधिक है 1 लीटर, क्वेश्चन के मुताबिक पानी से दूध कै लीटर अधिक है 3 लीटर, तो 1 का मान जब 3 आ गया तो सारा मान निकल जाएगा। कह रहा दूध की मात्रा कितना होगा, तो 1 का मान 3 है तो 3 का मान हो जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा मेरा डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल
श्रमिक और अन्य मद पर खर्च 10:8:5 में है। यानी कि हमको अनुपात दिया हुआ है कच्चा माल का, श्रमिक का और अन्य का। यह अनुपात है 10:8:5। आगे कह रहा है कि श्रमिक का खर्च 128 रुपया है। तो श्रमिक का खर्च हमको 8 दिया हुआ है, तो 8 का मान दिया हुआ है 128, तो 1 का मान हो गया 16। 1 का मान 16 हो गया, तो कह रहा कच्चा माल पर कुल खर्च कितना होगा। तो कच्चा माल का वैल्यू 10 है, तो 10 पर खर्च कितना हो जाएगा 107। लेकिन एक वस्तु पर नहीं हुआ, सवाल में कह रहा 10 वस्तु पर निकालने के लिए। तो 10 वस्तु पर निकालने के लिए 10 से गुना कर दिए, यानी आंसर हो जाएगा 1600। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अभी तक आपने जितने सवाल देखे हैं, सब सवाल में कोफिशिएंट नो चेंज होता था, जिस वजह सवाल आसानी से निकल जाता था। लेकिन आगे के जो हम सवाल पढ़ाएंगे गुणनफल वाले कंडीशन पर पढ़ाएंगे, और इस कंडीशन में कोफिशिएंट जो होगा उसका एक्सपोनेंट बढ़ते जाएगा, जिस वजह से आपको थोड़ा केयरफुली बनाना होगा। जैसे सवाल ले लेते हैं, दो धनात्मक संख्या गुणनफल 1575 है, इनका अनुपात 7:9 है, तो बड़ी संख्या निकालना। यानी पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या हमको मालूम है 7:9। जब हम इसका गुणनफल निकालेंगे तो ये 63 होगा। लेकिन जो हम चार्ट पढ़े थे उसके मुताबिक गुणनफल में कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट जो होता है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर 2 गो संख्या है, तो इसका गुणनफल करेंगे तो कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट हो जाएगा 2, और तब इसका हम वैल्यू लेंगे कितना 1575। तो इस तरह से हमको ये 25 बार में कट जाएगा, और इससे हम कोफिशिएंट का मान निकल जाएगा कितना 5। और जब कोफिशिएंट का मान ना 5 निकल गया तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या निकालना। बड़ी संख्या 9 है, तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 45, यानी कि हमको होगा ये ऑप्शन सही। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या 3:6:8 में है, गुणनफल दिया हुआ है, तो तीनों संख्या का योग निकालना। यानी कि हम पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या इस्तु तीसरा संख्या मालूम है 3:6:8। इसका हम गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल निकालेंगे 36 18 थे 144 है। गुणनफल का मान सवाल में हमको दिया हुआ है। गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है 92 से 16। अब हमको सोचने वाली बात यह है कि गुना वाला केस में क्या होता है कि कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट बढ़ते जाता है। तो चूँकि यहाँ हम 3 संख्या का गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 144 से 92 16 कट जाएगा 64 बार में। C³ का मान 64 और C का मान कितना हो जाएगा 4। इससे मेरा कोफिशिएंट का मान निकल गया। और जब कोफिशिएंट का मान निकल गया तो हमको कर रहा है तीनों संख्या का योग निकालने के लिए। तो तीनों संख्या का योग करेंगे तो 3 और 6 9 और 8 17। तो 17 का मान निकालने के लिए क्या होगा 17 चौका 68 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कौन ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल में दिया हुआ है A:B 4:5 में है, यानी कि A अनुपात B कितना दिया हुआ है 4:5। आगे कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 81। अब ध्यान दीजिए, वर्ग निकालने के लिए भी कोई संख्या को 2 बार गुना करना पड़ता है, यानी कि यह हो गया गुणनफल वाला केस। और जब गुणनफल वाला केस लगेगा तो इसके कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा, और स्क्वायर है इसलिए कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट जो होगा वो 2 हो जाएगा। हमको करना क्या है, ऐसे देखें, करा इनके वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर का अंतर करना। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो इसका वर्गों का जो अंतर होगा वह होगा आपको 9, और कोफिशिएंट जो होगा वो होगा मेरा C², क्योंकि वर्ग दिया हुआ है। इसका मान हमको दिया हुआ है 81। 9 से 81 कट जाएगा 9 बार में। C का मान हो जाएगा 3। जब C का मान 3 हो गया तो हमको A का मान चाहिए, तो A का मान हो जाएगा, जब कोफिशिएंट 3 निकल गया तो A का मान कितना हो जाएगा 4×3 12, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है
तीन संख्या 3:2:5 में है और वर्गों का योग 1862 है, तो दूसरा संख्या निकालें। यानी पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या इस्तु तीसरा संख्या 3:2:5 में वर्गों का योग दिया हुआ, तो इसका वर्ग होगा 9, इसका वर्ग होगा 4 और इसका वर्ग होगा 25। और वर्गों का योग का वैल्यू हमको दिया हुआ 1862। अब हमको सोचने वाली बात यह है कि जब भी वर्ग करेंगे तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, c² हो जाएगा। तो 9 4 13 और 25 कितना होगा, 38 c² का वैल्यू होगा 1862। 38 से 1 जाएगा 49 बार में, तो c का वैल्यू हो जाएगा 7। और जब c का वैल्यू 7 हो गया तो कह रहा दूसरा संख्या बता, तो दूसरा संख्या 2 है, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 14, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया है 3 संख्या 1:2:3 में है और इसके घनों का योग 45 से दिया हुआ, तो छोटा संख्या बताना है। यानी पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या इस्तु तीसरा संख्या हमको मालूम है 1:2:3। हमको क्यूब का योग करना है, तो 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का क्यूब होगा 27। इसका क्यूब का योग दिया हुआ है कितना, 45 से। अब हमको देखना है कि जब क्यूब होता है तो एक संख्या का 3 बार गुना होता है, यानी जब संख्या का 3 बार गुना होगा तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो c³ हो जाएगा। ठीक है, 27 35 और 1 36, 36 c³ का वैल्यू दिया हुआ है 4500। 36 से 1 जाएगा 125 बार में, तो c का मान निकल गया 5। जब कोफिशिएंट का मान 5 निकल गया तब वो कह रहा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा संख्या 1 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5, यानी मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉजिटिव इंटीजर का वर्गों का योग उनके गुणनफल से 28 अधिक, और दोनों संख्या का अनुपात मालूम है 2:3, तो संख्या ज्ञात करें। यानी पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या दिया हुआ 2:3, और इसमें कोफिशिएंट निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग होगा 4, इसका वर्ग होगा 9, यानी वर्गों का योग उसके गुणनफल से, तो 2 और 3 का गुणनफल कितना होगा 6, इससे कितना अधिक है 28 अधिक। अब देखिए वर्ग निकालते हैं, इसमें भी कोफिशिएंट का पावर कितना होगा 2 होगा, और गुणनफल 2 को संख्या का निकाल रहा है, उसमें भी कोफिशिएंट का पावर कितना होगा 2 होगा, यानी कि इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट स्क्वायर। तो 9 और 4 13, 13 में से 6 घटेगा 7 c² बराबर 28, तो c का वैल्यू हो गया 2, यानी कोफिशिएंट का मान हमको निकल गया 2। तो संख्या हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा 4, दूसरा संख्या हो जाएगा 6, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा ए तथा बी के वेतन 8:9 में है। यदि ए के वेतन 50% वृद्धि करे तथा बी के वेतन में 25% कमी करे तो वेतन का अनुपात 16:9 हो जाता है, तो ए का मान कितना है। ए और बी का अनुपात हमको दिया हुआ है 8:9, और कोफिशिएंट निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि ए के वेतन में 50% वृद्धि कर दे, यानी कि ए के वेतन को हम 50% वृद्धि कर दिए तो 150% कर दिए, तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दिए, तो बी के वेतन को हम कर दिए 75%। तो वेतन का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो वेतन का अनुपात कितना हो जाता है 16:9 हो जाता है, सवाल में कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए 75% से 150% कर जाएगा 2 बार में, तो हमको क्या आ गया 16:9, और इसका मान फिर हमको बराबर आ गया 16:9। देखिए इस कंडीशन से
हमको कहीं भी कोफिशिएंट का मान नहीं निकल पाया, क्योंकि सवाल में कह रहा था कि फिर मेरा अनुपात 16:9 हो जाता है और यहाँ प्रोसेस करने के बाद भी 16:9 आ रहा, यानी दोनों बात वो सेम ही कह रहा था और इसमें कहीं भी हमको कोफिशिएंट का मान नहीं निकल पाया। और जब कोफिशिएंट का मान ही नहीं निकला तो इसमें ए और बी किसी का मान नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकल पाएगा तो होगा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन।